नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, हमने लास्ट क्लास में जो चर्चा की थी वो मूल अधिकार के ऊपर चर्चा की। किसके ऊपर? मूल अधिकार के ऊपर। और हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। और इस भारतीय संविधान में आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो भाग संख्या 4 रहने वाला है। कौन सा? भाग संख्या 4 के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले की कुछ पृष्ठभूमि मैं आपको बता देता हूँ। देखो, भारतीय संविधान में जो भाग है उनकी संख्या 22। कितने भाग है? भाग पूछा जाए आपसे तो 22 भाग है। और इन 22 भाग में जो अनुच्छेद की संख्या है वो कितनी है? 395। और जो हमारा भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ था वो कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था? 1949 को। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ये बात तो आपको पता ही है। और इस भारतीय संविधान में ना केवल भाग और अनुच्छेद है बल्कि अनुसूचियां भी है। क्या है? अनुसूचियां भी है। और अनुसूचियां वर्तमान में कितनी है? मूल रूप से कितनी थी? 8 थी। ओके। अब हम एक एक भाग को पढ़ रहे थे। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ना चालू किया भाग 1 को। और भाग 1 में संघ व राज्यों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और इसमें जो अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आते हैं। फिर हम पढ़ते हैं भाग 2। और भाग 2 का नाम मिलता है नागरिकता से संबंधित प्रावधान। और इसमें जो अनुच्छेद आते हैं वो 5 से लेकर 11 तक आते हैं। कहां से? 5 से लेकर 11 तक आते हैं। फिर हमने पढ़ा था भाग 3। और भाग 3 में आते हैं 12 से लेकर 35 तक। और आज जो अपना चैप्टर रहेगा वो कौन सा रहेगा? भाग 4 रहेगा। और जिसमें जो आर्टिकल आएंगे वो आएंगे 36 से लेकर 51 तक। तो सबसे पहले तो आप सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लें, भारतीय संविधान का भाग 4। क्या लिखेंगे? भारतीय संविधान का भाग 4। इसके बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान का भाग 4 लिख लिया? नया टॉपिक है, नए पेज से शुरुआत करना। ओके। अब देखो, पहली बात तो ये याद होनी चाहिए कि इस भाग 4 का नाम क्या है? नीति निर्देशक तत्व। तो लिखिएगा, इस भाग का नाम राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। क्या नाम है? राज्य के नीति निदेशक या निर्देशक तत्व। क्या नाम है इसका? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसको हम डीपीएसपी भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। जैसे फंडामेंटल राइट्स थे ना, इसी प्रकार इसको क्या बोलते हैं? डीपीएसपी। और डीपीएसपी का पूरा नाम लिखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या होगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डीपीएसपी ही लिखूंगा मैं आगे, बार बार नीति निर्देशक तत्व नहीं लिखूंगा। हाँ, डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या लिखा पवन, बता? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है। इस भाग में कौन कौन से अनुच्छेद आएंगे? 36 से लेकर 51 तक। तो लिखिएगा, इस भाग में अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं। 51 तक आते हैं। तो आज का जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? भाग 4 है विद्यार्थी।
अब देखो, कई बार आपको पता है, एग्जामिनर पूछ लेता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो भारत का है। अब लिखित इतना बड़ा संविधान भारत का इसलिए हुआ क्योंकि भारत के संविधान में अलग अलग देशों के जो स्रोत है उनको ग्रहण किया। अलग अलग, जैसे आप भी नोट्स बनाते हो, कभी इधर से टीचर से, कभी इस टीचर से, कभी इस बुक से, कभी इस बुक से, तो आपके नोट्स बड़े होंगे नहीं होंगे कि नहीं होंगे? जैसे अपने हो रखे हैं अभी, मेरे साथ भी तो यही हो रखा है। मेरे नोट्स इतने बड़े क्यों हैं? क्योंकि मैंने अलग अलग स्रोतों से ग्रहण किया इसलिए। इसी प्रकार जो भारतीय संविधान है उसमें भी अलग अलग देशों के संविधान से कुछ तत्वों को ग्रहण किया है, इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? इंडिया का है। और भारत के संविधान में कुल आर्टिकल कितने हैं? 395 है। और अगर पूछा जाए कुल भाग कितने हैं, वर्तमान में कुल अनुसूचियां कितनी है? 12 है, ध्यान रखना। अब ये जो नीति निर्देशक का प्रावधान है ये हमने कहां से कॉपी मारा है? आयरलैंड से। तो लिखिएगा, नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान आयरलैंड से ग्रहण किया गया। बहन जी करंट आ रहा है, इधर ध्यान रखना थोड़ा सा। कहां से ग्रहण किया गया है? आयरलैंड से ग्रहण किया गया है। ये प्रावधान कहां से ग्रहण किया गया है? आयरलैंड से। और आयरलैंड ने कहां से ग्रहण किया था? स्पेन के संविधान से। देखो, स्पेन के संविधान से किसने ग्रहण किया? आयरलैंड ने। कब ग्रहण किया था? 1937 में। स्पेन से किसने कॉपी मारा? आयरलैंड ने। और आयरलैंड से किसने कॉपी मार लिया? भारत ने। तो आपसे पूछा जाए ये नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान भारत में कहां से ग्रहण किया गया है? आयरलैंड से ग्रहण किया गया। आपने देखा होगा 1935 का भारत शासन अधिनियम का नाम सुना होगा, सुना है सबने? जो लगातार मेरे से पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं उन्होंने तो सुना है, और बाकी ने सुना है या नहीं सुना कोई गारंटी नहीं है। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, एक कानून है जिससे भारत का शासन संचालित होता था, और ये ब्रिटेन की संसद के द्वारा बनाया गया कानून था। किसने बनाया था इसको? ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून था, और भारतीयों के लिए बनाया गया था। इसमें कई सारे प्रावधान किए गए थे इसमें। तो इस समय भी नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया था इसमें। मतलब नीति निर्देशक तत्व नहीं, नीति निर्देशक तत्व जैसे प्रावधानों को शामिल किया गया था, उनको क्या नाम दिया गया था बताओ? जिनको मैंने पढ़ाई भी दिया, कुछ कह रहे हैं हमने नाम सुना है, तो मुझे बताओ जो वर्तमान में नीति निर्देशक तत्व आपको भारतीय संविधान में देखने को मिलते हैं, ऐसे नीति निर्देशक तत्व भारत शासन अधिनियम के में किस नाम से मिलते थे? लिखिएगा। 1935 के अधिनियम में, 1935 के भारत शासन अधिनियम में 1935 के भारत शासन अधिनियम में भी नीति निर्देशक तत्व जैसे बातें नहीं, नीति निर्देशक जैसे तत्वों को शामिल किया गया था, शामिल किया गया था। शामिल किया गया था। और उस समय इनका नाम इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन था, इंस्ट्रक्शन था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था। ये हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अनुदेश प्रपत्र था। उस समय नीति निर्देशक तत्वों का नाम क्या था? और हिंदी में क्या बोलेंगे? अनुदेश
पर पत्र था। लिख लिया। तो ये तो बात है 1935 के भारत शासन अधिनियम की, लेकिन हमारा संविधान तो कब बना है? 1949 बना है। और इससे पहले आपको पता है 1946 से ही इसका गठन हो गया था संविधान सभा का। और संविधान सभा ने क्या बनाया है? हमारा संविधान बनाया संविधान निर्मात्री सभा ने। तो संविधान निर्मात्री सभा में एक समिति थी, तेज बहादुर सप्रू कमेटी। कौन सी? तेज बहादुर सप्रू कमेटी की सिफारिश पे ही भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया। तो कई बार पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? तो तेज बहादुर सप्रू कमेटी की सिफारिश पर। कमेटी को हिंदी में बोलते हैं समिति। तो लिखिएगा, नीति निर्देशक तत्वों को, नीति निर्देशक तत्वों को, नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू समिति, ये तेज बहादुर कमेटी बोल सकते हैं हम, तेज बहादुर सप्रू कमेटी की सिफारिश पर, एक मिनट वापिस सेंटेंस बोलना जमा नहीं, की सिफारिश पर, की सिफारिश पर शामिल किया गया। नहीं लिखा? की सिफारिश पर शामिल किया गया। देखो, नीति निर्देशक तत्वों में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है, मतलब छुपी हुई है। नीति निर्देशक तत्वों में लोक कल्याणकारी राज्य की भावना निहित है। क्या है? निहित है। देखिएगा विद्यार्थियों, मैं बार बार बोल रहा हूं यहां पे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य की लोक कल्याणकारी भावना छुपी हुई है। यहां राज्य से क्या तात्पर्य है बहन? है राज्य से क्या तात्पर्य है? बोलो जल्दी बोलो। हाँ, राज्य से क्या तात्पर्य है? यहाँ राज्य से मतलब है भारत से। यहाँ राज्य का मतलब क्या है? भारत। राज्य का मतलब स्टेट भी होता है, पता है, लेकिन यह राज्य का मतलब भारत से लिया जा रहा है पूरे। लिख सकते हो नोट डाल के, यहाँ राज्य से तात्पर्य भारत से है, भारत देश से है। यहाँ राज्य का तात्पर्य किससे? भारत देश से है। भारत देश से है। देखो, ये जो नीति निर्देशक तत्व है ना, ये वाद योग्य नहीं है। मतलब इनका अगर हनन होता है तो आप कोर्ट की शरण नहीं ले सकते हो। देखो, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है। फिर सही तरीके से खराब मत कर देना तुम लोग। वाद योग्य नहीं है अर्थात न्याय योग्य नहीं है। वाद योग्य का मतलब क्या है? न्याय योग्य नहीं है। कहने का मतलब ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे तो इसको लागू कर सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता है। देखो, नीति निर्देशक तत्व राज्य पर निर्भर, राज्य पर निर्भर करता है कि वह इनको लागू करे या ना करे, कि वह इनको लागू करे या ना करे।
देखो, हमारे भारतीय संविधान की जो आत्मा है, वो आत्मा और दर्शन हमें कहाँ दिखाई देता है? एक तो मूल अधिकारों में दिखाई देता है। इसमें मूल अधिकार बोले तो भाग 3 में दिखाई देता है, और वहीं नीति निर्देशक तत्व यानी भाग 4 में भी दिखाई देता है। तो लिखिएगा, भारतीय संविधान की आत्मा और दर्शन मूल अधिकारों के साथ साथ नीति निर्देशक तत्वों में भी दिखाई देते हैं। नीति निर्देशक तत्वों में भी दिखाई देते हैं। नीति निर्देशक तत्वों में भी दिखाई देते हैं। लिख लिया? अब बताओ, नीति निर्देशक तत्वों में हमें कौन कौन से आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे? 36 से लेकर 51 तक। जैसे अनुच्छेद 36 में क्या लिखा हुआ है, 37 में क्या है, 38 में क्या है, इनका कोई सब क्लोज है तो उसको देखेंगे हम। फिर लास्ट में जाके ये भी देख लेंगे इनको तुलनात्मक दृष्टि से मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व देख लेंगे, इनका महत्व क्या है, इनकी आलोचना कर देंगे थोड़ी बहुत कि भाई इनमें क्या बुराइयां है, क्या कमियां है मतलब। और एक देखेंगे कि इसमें कुछ विद्वान हैं, उन्होंने अपने अपने स्टेटमेंट दिए, कुछ कथन है जो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में दिए गए, और वहां से सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। जैसे कोई भी एक कथन दे देते हैं कि ये कथन किसका है, 4 व्यक्तियों का नाम आ जाएगा, 4 विद्वानों का नाम आ जाता है, या किसी विद्वान का नाम देकर 4 कथन दे देते हैं, तो कौन कौन सा इसका कथन है। या फिर एक करते हैं, एक तरफ तो विद्वानों के नाम लिख देते हैं, एक तरफ कथन, कौन सा सुमेलित है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप लिखिए प्रमुख कथन। किससे संबंधित? नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रमुख कथन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। आर्टिकल तो सभी याद करते हैं, सबको पता है कि 36 में क्या है, 37 में क्या है। अभी पूछूंगा आपसे, 35 तक पढ़ा चुका हूं मैं आपको, पढ़ा चुका हूं ना 35 तक आर्टिकल। 1 में क्या, 2 में क्या, 3 में क्या, 4 में क्या। जस्ट ये थोड़ी देर बाद में एक क्लास हो जाए पहले, उसके बाद पूछूंगा। भाग मत जाना। प्रमुख कथन, प्रमुख कथन। देखो, एलएम सिंघवी ने क्या कहा नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, तो ऐसे लिखो, एलएम सिंघवी के अनुसार। एलएम सिंघवी का क्या कथन है? नाम लिखो और कथन लिखो आप। तो लिखिएगा, एलएम सिंघवी ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व संविधान को नीति निर्देशक तत्व संविधान को जीवन दान देने की व्यवस्था है। संविधान में जो नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई ना, इनकी वजह से संविधान को क्या मिलता है? जीवन दान मिलता है। जीवन दान जानते हो, क्रिकेट खेलते हैं, बच जाते हैं, कई बार नो बॉल हो जाती है, जीवन दान मिल गया, तो उसी को ही कहते हैं एक प्रकार से। तो एलएम सिंघवी ने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अपना क्या स्टेटमेंट दिया कि नीति निर्देशक तत्व संविधान को जीवन दान देने की एक व्यवस्था है। अगला व्यक्ति का नाम लिखो। एलएम सिंघवी का पूरा नाम लिख सकते हो आप, लक्ष्मीमल सिंघवी। हाँ जी, लक्ष्मी मल सिंघवी। लक्ष्मी, ये लक्ष्मी लेडीज नहीं है, ध्यान रखना, ये जेंट्स है। लक्ष्मीमल सिंघवी, जैसे अपनी क्लास में लक्ष्मी, ये लड़की है, और ये जो एलएम सिंघवी है, लक्ष्मीमल सिंघवी पुरुष है, ध्यान रखना। और महान पुरुष और है, लिखो। एमसी चागला ने क्या स्टेटमेंट दिया वो लिख लो। एमसी चागला,
MC चागला। लिखिएगा, इन्होंने कहा कि यदि इन सभी नीति निर्देशक तत्वों का पूरी तरह से पालन किया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति है। हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगने लगेगा। कैसे लगने लगेगा? स्वर्ग की भांति लगने लगेगा। MC चागला ने कहा। ये किसने कहा? MC चागला ने। आपको पता है MC चागला कौन थे? भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पूर्व चीफ जस्टिस रह चुके हैं। देखो, MC चागला को रेखांकित कर लेना। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। कौन? MC चागला। और उन्होंने कहा नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जिनका प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 में कर रखा है, उनके बारे में क्या कहा कि यदि इन सभी नीति निर्देशक तत्वों का पालन सही तरीके से होता है तो हमारा देश पृथ्वी पर किसकी भांति लगेगा? स्वर्ग की भांति लगने लगेगा। 2 स्टेटमेंट हो गए। तीसरा लिखो, N श्रीनिवास। कौन सा? ये स्टेटमेंट है और कम नहीं है, बहुत सारे हैं। आप सोच रहे हो 2-4 स्टेटमेंट लगा दूंगा? कम से भी कम 10 स्टेटमेंट तो लिखना है आपको, और फिर याद भी करने हैं, और फिर मिक्स भी हो जाएंगे, उनको अलग अलग भी करना है किसने क्या कहा था। तो N श्रीनिवास ने कहा, विद्यार्थियों लिखिएगा, इन्होंने कहा कि नीति निर्देशक तत्वों को न तो उचित तरीके से वर्गीकृत किया गया है, न तो उचित तरीके से वर्गीकृत किया गया है, और न ही तर्कसंगत तरीके से व्यवस्थित किया गया है। N श्रीनिवास ने क्या कहा? न तो इनको उचित तरीके से वर्गीकृत किया गया है और न ही इनको तर्कसंगत तरीके से व्यवस्थित किया गया है। यह स्टेटमेंट किसका है? N श्रीनिवास का है विद्यार्थियों। एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है KT साहा। KT शाह के अनुसार, किसके अनुसार? KT शाह के अनुसार। KT शाह ने क्या कहा है? देखो, नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक के समान है। नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक के समान है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। बैंक की सुविधा
के अनुसार अदा किया जाता है। यानी बैंक के जो संसाधन हैं उन्हीं के अनुसार क्या करते हैं, उस चेक का भुगतान किया जाता है। अदा का मतलब क्या है, भुगतान से लिया गया। देखिएगा, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ने एक ही बार बोल के चुप हो गया हो, ये चुप नहीं हुआ, फिर और बोला। इसके बारे में, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। और क्या कहा इसने, लिख लिए, इन्होंने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा कि नीति निर्देशक तत्व केवल भक्ति भावना है। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या बताया, केवल भक्ति भावना है। केवल भक्ति भावना है। एक स्टेटमेंट, दो हो गए इसके, तीसरा स्टेटमेंट लिखो इसी का ही। इसने नीति निर्देशक तत्वों को अतिरेक कर्मकांडी बताया। अतिरेक कर्मकांडी बताया। और कुछ के स्टेटमेंट मिलेंगे भी, सही ध्यान रखना ना भाई, एक स्टेटमेंट को लेके दो का विचार भी तो आ सकते हैं। अतिरेक कर्मकांडी बताया। कर्मकांडी मतलब फालतू की, मतलब वो ये जो संसाधनों को लेकर वो बात की ना, चेक अपने अनुसार वो भुगतान करेंगे, वही वाली बात, केवल दिखावा। हो गया। पांचवा, चार विद्वानों के स्टेटमेंट लिख लिया आपने, पांचवा लिखो, पायली के अनुसार। पायल नहीं, पायली, पायली के अनुसार लिखो। देखो, नीति निर्देशक तत्व नागरिकों के प्रति, नीति निदेशक तत्व नागरिकों के प्रति राज्य का सकारात्मक दायित्व है। नीति निर्देशक तत्व नागरिकों के प्रति सकारात्मक दायित्व है। ये बात किसने बोली, पायली ने बोली। है, जेंट्स ही है, पायली। अब देखो, जब हम संविधान सभा पढ़ते हैं तो संविधान सभा में एक कमेटी के बारे में पढ़ते हैं, ड्राफ्ट कमेटी के बारे में, प्रारूप समिति के बारे में। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उनका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर। टोटल 7 सदस्य होते हैं, 1+6। उसमें एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम है TT कृष्णामाचारी। क्या नाम है, TT कृष्णामाचारी। तो TT कृष्णामाचारी क्या कहते हैं, उनके अनुसार उनका स्टेटमेंट लिख लो आप, TT कृष्णामाचारी का। TT कृष्णामाचारी, लिख लिया। देखो, इन्होंने कहा कि नीति निर्देशक तत्व भावनाओं का स्थायी कूड़ा घर है। क्या है, भावनाओं का स्थायी कूड़ा घर है, कूड़ा घर है। लिख लिया, क्या हो गया ना, 7 वाले को। डॉक्टर BN राव, BN राव का पूरा नाम क्या है, बेनेगल नरसिंह राव। इन्होंने क्या कहा, देखो BN राव के अनुसार, देखिएगा,
इन्होंने व्यक्ति के दो प्रकार के अधिकारों की बात की है। किसने? व्यक्ति के दो प्रकार के अधिकारों की बात की। कितने प्रकार के? दो प्रकार के अधिकारों की बात की। पहला न्यायोचित अधिकार। पहला कौन सा? न्यायोचित अधिकार। और दूसरा गैर न्यायोचित अधिकार। गैर न्यायोचित अधिकार। देखो, पीएन राव, बेनेगल नरसिंह राव ने कितने प्रकार के अधिकारों की बात बताई है? दो प्रकार के अधिकारों की बात की है। एक तो की है न्यायोचित अधिकारों की बात की है, और एक गैर न्यायोचित, जो न्यायोचित नहीं है। अब बताओ, गैर न्यायोचित तो मतलब लक्षण हमें कहां दिखाई देते हैं? गैर न्यायोचित से अधिकार से तात्पर्य क्या है? गैर न्यायोचित अधिकार से मतलब क्या है यहां पर? नीति निर्देशक तत्व। इसका मतलब क्या है? नीति निर्देशक तत्व है, ध्यान रखना। और न्यायोचित अधिकार से मतलब क्या है? मूल अधिकार से लिया गया है। यानी किसी ने कहा कि व्यक्ति को दो प्रकार के अधिकार प्राप्त है, एक तो मूल अधिकार और एक नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व को भी इसने व्यक्ति का अधिकार बता दिया, कहने का मतलब ये है। बल्कि ये तो किसका अधिकार है? राज्य का अधिकार है। तो लिख लो जैसे मैंने लिखा वैसे ही। दो प्रकार के अधिकारों की बात की। पहला न्यायोचित अधिकार अर्थात मूल अधिकार, दूसरा गैर न्यायोचित अधिकार अर्थात नीति निर्देशक तत्व। लिख लिया? पीएन राव संविधान सभा के सलाहकार भी रह चुके हैं। लिखो, पीएन राव संविधान सभा के सलाहकार भी थे। संविधान सभा के सलाहकार भी थे, सलाहकार भी रह चुके हैं। लिख लिया? देखो, इन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को, इन्होंने, हाँ, इन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को राज्य के प्राधिकारियों के लिए, राज्य के प्राधिकारियों के लिए नैतिक कौमा आवश्यक, नैतिक कौमा आवश्यक कौमा शैक्षिक मूल्य वाला बताया। शैक्षिक मूल्य वाला बताया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को राज्यों के प्राधिकारियों के बारे में कैसा बताया? नैतिक, आवश्यक और शैक्षिक मूल्य। लिख लिया? एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है केसी वैहर। क्या नाम है? कितने हो गए विद्यार्थी? 7 हो गए, 8वां। केसी वैहर। पहली बात तो ये स्टेटमेंट जिन्होंने दिए उनके नाम याद हो जाएंगे आपको। पहले तो नाम याद करने हैं, और फिर किसने क्या कहा है। अब प्रॉपर परिभाषा तो आपको याद होने वाली नहीं है, लेकिन इसके कुछ कोड वर्ड आपको याद हो जाएंगे। और माना कि जैसे कभी कोई आंसर ऐसा विकल्प मिलता है जिसमें आपको पता है कि ये तो नहीं हो सकता, ये हो जाएगा। फिर कई बार होता है ना कि क्वेश्चन नहीं आते हुए भी सही कर सकते हो, क्योंकि एक विकल्प आपको पता है उसका। कैसी वैहर, इसने क्या कहा लिखिएगा।
इन्होंने कहा कि नीति निर्देशक तत्व लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का लक्ष्य आकांक्षा लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र। बताओ विद्यार्थियों, केसी वेहर ने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या कहा है कि नीति निर्देशक तत्व लक्ष्य और आकांक्षाओं का क्या है? घोषणा पत्र है। या फिर एक और नाम दिया इन्होंने इसे, धार्मिक उपदेश बताया। केवल क्या बताया? नीति निर्देशक तत्व क्या है? एक देते हैं ना कई लोग, उनका अनुसरण किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। एक व्यक्ति हैं, विदेशी है, सर आइवर जेनिंग्स। उन्होंने क्या कहा? सर आइवर, ये सब राजनीतिज्ञ है, कोई बड़े श्रेष्ठ पत्रकार भी है। जेनिंग्स ने क्या? सर आइवर जेनिंग्स। अब देखो, आप केवल ऊपर ऊपर पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा डीप पढ़ रहे हैं तो ऐसी चीजें तो पढ़ने को मिलेगी ना भाई। अब आप चाहो कि सर ने नीति निर्देश तत्व स्टार्ट कर दिए, भाग लिखा दिया 4 हैं, और कौन कौन से आर्टिकल आते हैं 36 से लेके 51 तक आते हैं, 36 में, 37 में, 38 में, डायरेक्ट 51 तक किया हो गया नीति निर्देश तत्व। और ज्यादातर वन लाइनर फैक्ट लिखा दो, और भी शॉर्ट करना है तो आधे घंटे के अंदर क्लास हो जाएगी। हम तो कोशिश कर रहे हैं आज अगर पूरे दिन में भी अगर नीति निर्देश तत्व हो जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। हालांकि हमने लक्ष्य तो ये लिया है कि आज के दिन में हम इसको कंप्लीट करेंगे। और अभी जब पिछला आरएस का एग्जाम हुआ था ना, तो उसमें जो मैंने केवल वन लाइनर फैक्ट लिखा रखे ना, जो शॉर्ट में देता हूँ ना आपको, उससे बाहर नहीं था ये लोग। नीति निर्देशक तत्व उससे बाहर नहीं था, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। वन लाइनर लिखाता हूँ ना, वो अलग हाईलाइट करके लिखते हैं, अलग पेन से लिखते हैं आप, उसमें बाहर नहीं गया था, एक भी सवाल बाहर नहीं गया था। और हम तो उसके डीप भी पढ़ेंगे, अंदर जाके पढ़ेंगे। अब देख लो, आप मेंस का चल रहा है, प्री का चल रहा है, वो तो आप देखते रहें, बस केवल मैं तो नीति निर्देशक तत्व पढ़ा रहा हूँ, और इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। हाँ, जितने लिखा दिए उतने याद भी करते रहो, हाथों हाथ पूछ सकता हूँ अभी किसी से भी। ये नहीं केवल लिखना है इसको, तुम जो बातों में लग जाते हो ना इधर उधर, बातों में नहीं लगना, इनको रिवीजन करते रहा करो हाथों हाथ। देखो, इन्होंने भी नीति निर्देश तत्वों को कर्मकांडी आकांक्षा बताया। अर्थात पुण्य आत्माओं अर्थात पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा की संज्ञा दी। महत्वाकांक्षा की संज्ञा दी। आइवर जेनिंग ने नीति निर्देश तत्वों को क्या बताया? कर्मकांडी आकांक्षा अर्थात पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा। अंग्रेज तो विद्यार्थियों भारतीयों को हमेशा नीचा दिखाने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। देखो, हमारा जो ये संविधान बना था, ये कब बना था? कौन सी सदी में बना था? आपका दूंगा अभी, 20वीं सदी में।
कौन सी बना था? 20वीं सदी में बना था। और ये कहता है कि ये तो 19वीं सदी का है मतलब हमको 100 वर्ष पीछे लेके जा रहा है ये। हाँ, लिखिएगा। आइवर जेनिंग्स ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व 19वीं सदी के, नहीं ऐसे लिखो, नीति निर्देशक तत्व इंग्लैंड के 19वीं सदी के दर्शन पर आधारित है। 19वीं सदी के राजनीतिक दर्शन पर आधारित है। तो इंग्लैंड की 19वीं सदी के राजनीतिक दर्शन पर आधारित नीति निर्देश तत्वों को किसने बताया? सर आइवर जेनिंग्स ने। इसके अलावा क्या कहा इसने? कर्मकांडी आकांक्षा का, और कर्मकांडी आकांक्षा का मतलब है पुण्यात्माओं की महत्वाकांक्षा की संज्ञा दी गई है। ये किसने बोला है? सर आइवर जेनिंग्स ने। एक और विद्वान हुए हैं, उनका नाम है ग्रेनविल ऑस्टिन। एक मिनट, संख्या कितनी आ गई? 8 9 10 तो आने वाली, 10 ही तो बोला था मैंने, आप ज्यादा हो गए। देखो 10 हुआ ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन, देखिएगा। इन्होंने नीति निर्देशक तत्व, इन्होंने नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों को, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा बताया। तो ग्रेनिल ऑस्टिल ने नीति निर्देशक तत्वों को और मूल अधिकारों को क्या बताया है? संविधान की आत्मा बताया है। देखिएगा, ग्रेनिल ऑस्टिन ने और क्या कहा। देखो, इन्होंने कहा कि नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य, नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य सामाजिक क्रांति, सामाजिक क्रांति एवं आवश्यक शर्तों को, आवश्यक शर्तों को स्थापित करके, आवश्यक शर्तों को स्थापित करके उन्हें ग्रहण करना है, या उन्हें ग्रहण करने के समान है। अर्थात अर्थात नीति निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के तत्व है। क्या? सामाजिक क्रांति के तत्व है। अगर किसी समाज में रिवोल्यूशन होता है, क्रांति होती है, तो उसका एक कारण किसको माना जाता है? नीति निर्देशक तत्वों को माना जाता है। क्योंकि आपने संविधान में कह दिया ये सुविधा करेगी राज्य, ये सुविधा करेगी सरकार, ये सुविधा करेगी, और सरकार सुविधा नहीं करते तो सरकारी तंत्र के खिलाफ हो जाते हैं आप। और पहले संविधान में कह देते कोई सुविधा नहीं मिलेगी तो आप अपने स्तर पर रहते, है ना। जैसे आपको कह दिया भाई जो भी कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए मानवोचित दशाएं होनी चाहिए, मतलब वहाँ का वातावरण कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए। और वातावरण किसी कारणवश खराब हो गया तो आप क्या कर दोगे? क्रांति कर दोगे, आप तो बगावत कर दोगे। ऐसा होता है। तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है इन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। अगला लिखो विद्यार्थियों। एक व्यक्ति है जिनका नाम है के संतानम, कस्तूरी संतानम। के
संथानम। सीवीसी का गठन हुआ था ना इसी की सिफारिश पर। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सतर्कता आयोग, भूल गए सब नाम ही याद है केवल, बाकी याद नहीं है। रिवीजन करा करो विद्यार्थी जो टॉपिक पढ़ा दिया उनका। के संतानम, पूरा नाम लिखो इनका, कस्तूरी संतानम। देखो इन्होंने क्या कहा है, आपको पता है लोकतंत्र के 3 स्तंभ है, कौन कौन से? कार्यपालिका और न्यायपालिका, और तीसरा व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका, इसने कहा है कि ये नीति निर्देश तत्व है ना, इनको भिड़ाते हैं। इनके टकराव का कारण क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। लिखो, इन्होंने कहा कि नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व कार्यपालिका कौमा व्यवस्थापिका व न्यायपालिका में टकराव उत्पन्न करते हैं। इनमें टकराव करते हैं। हाँ, व्यवस्थापिका क्या होती है बहन जी? हाँ, तीनों तीनों बहन जी ये, हाँ तीनों, देखो तो सही मेरी तरफ तो हो, मैं जबरदस्ती तीनों तीनों कर रहा हूँ। हाँ, क्या होती है व्यवस्थापिका? हाँ, दोनों भी बता सकते हो आप, दोनों बहन जी। हाँ, पीछे तीनों। व्यवस्थापिका क्या होती है? किसे कहते हैं व्यवस्थापिका? किसे कहते हैं? हाँ पवन, वो व्यवस्थापिका होती है। व्यवस्थापिका का मतलब है विधायिका। विधायिका का मतलब है सेंटर में तो संसद, और राज्यों में क्या है? विधानमंडल है, ध्यान रखना, ये होता है। कानून वगैरह बनाने का काम ये करती है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका इसे कहते हैं। और जो कार्यपालिका है, इसका हेड सेंटर में तो कौन होता है? राष्ट्रपति। और राज्य में कौन होता है? गवर्नर। और न्यायपालिका का तो इस व्यवस्था में है। सबसे ऊपर क्या है? सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद में क्या है? हाई कोर्ट, और नीचे क्या आ जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सारे आ जाते हैं ध्यान। चलो देखो, एक और व्यक्ति हुए MC शीतलवाड़, लिखा दिया था ना वो, तो MC चागला लिखाया था। अच्छा, 11 12 हो गए। 13वां स्टेटमेंट लिखो, 13 नंबर पे किसने का? अरे 11 तो ग्रैंड विलियम स्ट्रेन था ना। ओहो, बस ये 11। कोई बात नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है, कर्म कर्म कोई मायने नहीं रखता, स्टेटमेंट मायने रखता किसने क्या कहा है। MC शीतलवाड़, MC शीतलवाड़, ये विद्यार्थियों भारत के पूर्व महान्यायवादी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? महान्याय, हाँ महान्यायवादी होता है। लिखो, ये भारत के पूर्व महान्यायवादी थे, पूर्व महान्यायवादी रह चुके हैं। हाँ पूनम बहन जी, पूछ लूं? आप सोचोगे सर मेरे से पूछते हैं, चलो उधर पूछता हूँ पीछे से। तो बता, महान्यायवादी का उल्लेख इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से भाग में मिलता है? 5 में कौन से मिलता है? 5, कौन से आर्टिकल मिलता है पवन? आर्टिकल, महान्यायवादी का उल्लेख कौन से आर्टिकल मिलता है? 100 तो 69 में। ये दिमाग लगाना, कम से कम 5वां भाग तो 151 तक ही है। 169 बता रहे हो डायरेक्ट ही? 69 बता रहे हो?
फिर तो 76 बता दो। इसमें मिलता है अनुच्छेद 76 में मिलता है। कौन से भाग मिलता है? भाग 5 में मिलता है। आगे पढ़ेंगे हम, टेंशन मत लो अभी। तो MC सीतलवाड़ पूर्व महान्यायवादी रह चुके हैं भारत के। महान्यायवादी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ना ना चीफ जस्टिस तो सुप्रीम कोर्ट में होता है। ये कंडीशन है। महान्यायवादी को क्या बोलते हैं? देखो, राज्यों में होता है महाधिवक्ता। राज्यों में तो क्या होता है? महाधिवक्ता होता है। और महाधिवक्ता को एडवोकेट जनरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवोकेट जनरल बोलते हैं। और जिसका उल्लेख 165 में है, आर्टिकल 165 में मिलता है। लेकिन महान्यायवादी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। चलो, ज़्यादा लोड ना ले। अभी इसने क्या बोला वो लिखना अपने को, केवल इतना ही अपना उद्देश्य होना चाहिए। भी ज़्यादा लिखिएगा। इन्होंने कहा कि नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों के पूरक है। नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों के पूरक है। पूरक परीक्षा आती, इसको कहते हैं पूरक परीक्षा। पूरक परीक्षा नहीं दी कभी? अच्छा, पूरक परीक्षा नहीं दी। मतलब फेल नहीं, सप्लीमेंट्री आती है उसके बाद में क्या देते हैं? आज तक तो नहीं आई, लेकिन पूरक जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन नॉलेज तो होनी चाहिए। पूरक परीक्षा होती है ना, तो मतलब इसको कहने का मतलब ये नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के बाद में बताया इन्होंने। देख लिया। टी कृष्णामाचार्य ने क्या कहा वो लिखा दिया। क्या कहा था? एक और थे प्रारूप समिति के सदस्य, जिनका नाम था अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। क्या नाम था? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। क्या नाम था? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इन्होंने क्या कहा वो लिख लो। इन्होंने कहा कि किसी भी सरकार का कोई भी मंत्री, किसी की भी क्या हो, सरकार हो, और उसका कोई भी मंत्री हो, और मंत्री की जगह मंत्रालय भी आ सकता है। किसी मंत्रालय का है तो मंत्री होता है, लेकिन मंत्रालय नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकता। इसकी नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकता। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा, किसी भी सरकार के द्वारा या किसी भी मंत्रालय के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना नहीं की जा सकती, मतलब इनको लागू करना ही पड़ता है। एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है नसीरुद्दीन। ये सब अच्छे राजनीतिज्ञ हैं। नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन। देखो, इन्होंने कहा कि नीति निर्देशक तत्व 9 वर्ष के प्रस्ताव की भांति है। किसकी तरह है? 9 वर्ष के प्रस्ताव की तरह है। 9 वर्ष के प्रस्ताव की तरह है।
तरह लिखो या भांति लिखो, बात है क्या ना, तरह है जो कि जनवरी, जो कि जनवरी में आकर टूट जाते हैं, जनवरी में आकर ही टूट जाते हैं। जनवरी के प्रारंभ में ही लिख सकते हो आप, है ना, जनवरी के प्रारंभ में आकर टूट जाते हैं, मतलब कोई मतलब नहीं है इनका। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रखी है, ये करेंगे ये करेंगे, और जनवरी पहला महीना कौन सा होता है, जनवरी होता है, उसी में उनको प्रॉपर तरीके से लागू नहीं किया जाता। कई बार नियम बनाते हैं ना हम भी कि इस साल तो ये करना है, 31 के दिन या जो 30 तारीख होती है उस दिन बनाते हैं हम सारे नियम, अगले साल से ये नहीं करेंगे ये नहीं करेंगे, 2-5 दिन तो नहीं करते, सारे फॉलो करते हैं सारी चीज़ें, और 5 दिन बाद में तो 2000 जो भी पुराना वर्ष निकला है उससे भी ज़्यादा हालत खराब हो जाती है दूसरे। टी शर्ट तो अनिवार्य है। कैम पन्नीकर का नाम लिखाया था क्या? कैम पन्नी, अरे सही लिखू, रुको, कैम पन्नीकर, इन्होंने क्या कौन सा कथन दिया, कौन सा स्टेटमेंट दिया नीति निर्देशक तत्वों के बारे में लिख लो। देखो, नीति निर्देशक तत्व आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? नीति निर्देशक तत्व आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद की स्थापना करते हैं। आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद की स्थापना करते हैं, यह स्टेटमेंट किसका है? कैम पन्नीकर का। अब एक और स्टेटमेंट और लिख लो, अंतिम स्टेटमेंट, जरूर नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला स्टेटमेंट लिखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी आर अंबेडकर भी लिख सकते हैं आप। देखो, इन्होंने कहा कि यदि कोई भी सरकार, यदि कोई भी सरकार इन नीति निर्देशक तत्वों को, इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करती है, इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करती है, तो उसे अगले चुनाव में, अगले चुनाव में कारण बताना होगा, कारण बताना होगा। एक स्टेटमेंट तो ये दिया इन्होंने, दूसरा और क्या कहा बी आर अम्बेडकर ने, लिखो, इन्होंने कहा कि नीति निर्देशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। तो बी आर अम्बेडकर ने बोला है कि आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, कौन? नीति निर्देशक तत्व। ये हो गया विद्यार्थियों सारे स्टेटमेंट। कितने स्टेटमेंट लिखे लगभग हमने? 16 स्टेटमेंट लिख लिए। 16 के 16 स्टेटमेंट आपको याद हो गए? नहीं हुए? तो आप इनको याद कर लो, और थोड़ी देर बाद में मैं आपसे पूछूंगा स्टेटमेंट, किस विद्वान ने कौन सा स्टेटमेंट। और इस क्लास को यहाँ पर ही विराम देता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।